क्या आपने कभी चाहा है कि हिंदी में टॉमी वर्सिटी, आर्थर मॉर्गन, गेरल्ट ऑफ रेविया, कैप्टन प्राइस या एक एजियो ऑडिटोरी का रोल प्ले कर पाए? चलिए एक और सवाल, ये अमेजिंग नहीं होगा कि अगर आपको किसी भी गेमिंग कैरेक्टर की इंग्लिश एक्सेंट समझने के लिए सबटाइटल्स ऑन ही ना करने पड़े? क्या जब आप किसी भी ओपन वर्ल्ड में एनपीसी से इंटरैक्ट करो तो आपकी भाषा में इंटरैक्ट करे, आपसे आपकी भाषा में बातचीत करे, जो कि है हिंदी में? और हाँ, पायरेसी एक रीजन है, डेवलपर्स के लिए एडिशनल कॉस्ट भी एक कारण है। क्या ये एक वजह हो सकती है कि हम इंडियन गेमर्स कैंपेन फोकस गेम्स को कम खेलते हैं? लेकिन इन पॉइंटर्स से हटकर ये वीडियो काफी अलग और यूनिक होने वाली है, क्योंकि हम एनालिसिस और डेटा के साथ ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों वीडियो गेम्स हिंदी में नहीं बनती है और आखिर क्यों गेम्स को हिंदी में डब नहीं किया जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और गेम्स गॉसिप इंडिया और न्यूरोमैंसर 2077 की दूसरी कोलैब वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में काफी रिसर्च की गई है और बिना लेज़ी असैसिन के मदद के ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। हमें ना सिर्फ इंडियन गेमर्स की नजरिए से देखना है, पर एक गेम डेवलपर के व्यू पॉइंट पर भी ध्यान देना है। और इसलिए एक पुख्ता जवाब की खोज में मैंने कुछ इंडी गेम डेवलपर्स को कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने गेम्स जैसे फोरक्लोज्ड, एंडर लिलीज, ओनिरिग और रोबो क्वेस्ट पर काम किया है और जिनकी रिव्यूज मैंने अपने चैनल न्यूरोमैंसर 2077 पर कर चुका है। तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि क्यों गेम्स हिंदी में नहीं बनती है, और फिर ये कि क्यों पहले रिलीज गेम्स को हिंदी में डब क्यों नहीं किया जाता। और इस वीडियो में काफी एनालिसिस और डेटा स्टडी की गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस पॉइंट को समझने से पहले हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या होती है उसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक आदमी की एबिलिटी होती है कि वो कितना अच्छे से अंग्रेजी पढ़, लिख, समझ या बोल सकता है। ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से इंडिया को मॉडरेटली प्रोफिशिएंट कहा गया है। अब हम जानते हैं कि इंडिया में जहाँ तक गेमिंग की बात है, ज्यादातर गेमर्स इंग्लिश में वेल वर्स्ड होते हैं। हम कभी भी अपने स्मार्टफोन के इंटरफेस को या फिर कंप्यूटर में विंडोज को अपनी रीजनल लैंग्वेज में सेट नहीं करेंगे। इसलिए जो गेमर्स गेम्स खरीद के डेवलपर्स को एक स्टडी रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं, वो गेम्स को किसी लोकलाइज्ड लैंग्वेज में खेलना पसंद नहीं करेंगे, अगर वो अंग्रेजी में ही अपने फेवरेट गेम्स को खेलना पसंद करते हैं तो। 2020 में इंडिया नंबर 1 कंट्री बन गई थी मोबाइल डाउनलोड्स के मामले में, क्योंकि यहाँ पर 7.3 बिलियन डाउनलोड्स हुए थे। इसके बाद अमेरिका और ब्राजील आते हैं। करीना की फ्री फायर और पबजी मोबाइल सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम्स हैं। अब ये सभी गेम्स अंग्रेजी में हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया में गेमर्स इनफैक्ट इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है। जैसे कि गेम्स के मेन्यू में नेविगेट करना, एक लॉबी क्रिएट करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोकलाइज हिंदी वर्जन एक ऐसी चीज है जिसकी कोई जरूरत नहीं है और ये डेवलपर्स के दिमाग में है, तो वो आखिरकार हिंदी में एक पूरी गेम को क्यों ही बनाएंगे? दूसरा कारण डाइवर्सिटी है। अब हम एक ऐसी गेम का एग्जांपल लेते हैं जो इंग्लिश में रहते हुए भी इंडिया में काफी पॉपुलर है। इस कंपैरिजन के लिए हम एक मोबाइल बेस्ड गेम जैसे फ्री फायर और एक AAA गेम जैसे GTA 5 लेंगे। फ्री फायर एक बैटल रॉयल गेम है और इंडिया में काफी पॉपुलर है, और 1 जुलाई 2020 को गरीना ने अपने फ्री फायर इंडिया की ऑफिशियल चैनल पे हिंदी में डब किए गए उनकी गेम की रैम्पेज ट्रेलर रिलीज की थी। लगभग 4 मिलियन व्यूज के साथ ट्रेलर में संकेत महात्रे जैसे अमेजिंग इंडियन वॉइस ओवर्स आर्टिस्ट को भी शामिल किया गया था। अब इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें 20 से भी ज्यादा भाषाएं हैं। अब हम सभी इस फैक्ट को जानते हैं कि भले हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश भर के गेमर्स हिंदी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं। 2011 के इंडियन सेंसस के अनुसार 43.64% इंडियन पॉपुलेशन हिंदी बोलती है और बाकी 56.36% बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, ओडिया, मलयालम और अन्य लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब अंग्रेजी सबके लिए एक यूनिवर्सल अपील रखती है, इसलिए हिंदी में गेम बनाना गेम डेवलपर्स के लिए लगभग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो सकता, जहां वो अज्यूम प्लेयर बेस के 56.36% को खोने का रिस्क उठा सके। एक्चुअल फिगर्स कुछ कम या बेसी हो सकते हैं इस आधार पर कि कितने हिंदी बोलने वाले नागरिक एक्चुअली वीडियो गेम्स खेलते हैं। यही लॉजिक रॉकस्टार जैसे AAA पब्लिशर्स पर भी लागू होता है जब वो अपने गेम लॉन्च करने की प्लानिंग करते हैं। वेबसाइट स्टैटिस्टिका के मुताबिक नवंबर 2020 में एक सर्वे किया गया था और 1100 से भी ज्यादा इंडियन मोबाइल गेमर्स से पूछताछ की गई। तब ये पाया गया कि रिस्पोंडेंट्स में से 50% से भी कम ऐसे गेमर्स हैं जो कि मोबाइल गेम्स में पैसे खर्च नहीं करते हैं। लगभग 30% मोबाइल गेमर्स ने मोबाइल गेमिंग पर 1000 से भी ज्यादा खर्च करें, 26% ने 1000 से कम खर्च करें और 44% ने कुछ भी खर्चा नहीं किया। साथ ही साथ 2020 में ग्लोबली मोबाइल गेमिंग का एक एक्सप्लोजन हुआ था और भारत में 67% गेमर्स ने मोबाइल पर गेम
खेले, 12% कंसोल पर खेलते हैं और 34% पीसी पर। तो 67% मोबाइल गेमर्स में से 30% ने पहले बताए गए ₹1000 से भी कम खर्च करे हैं। अब चलिए इसे बाकी देशों से कंपेयर करके देखते हैं। हांगकांग और चाइना में 63% और 61% गेमर्स हैं जो मोबाइल पर गेमिंग करते हैं। इंडिया की तुलना में जहां सिर्फ 30% गेमर्स ही पैसे खर्च करने को राजी है, चाइना में 70% गेमर्स ने स्किन्स, आइटम्स, कैरेक्टर्स, मेंबरशिप्स, टोकन्स और ऐसी चीजों पे पैसे खर्च करे हैं। और हमारे पास हांगकांग के लिए भी ऐसा ही डाटा है। अब हाँ, हम ये डिबेट कर सकते हैं कि चाइना पहले से एक बहुत बड़ी मार्केट है गेमिंग की, और ये समझ में भी आता है, लेकिन अगर फिलीपींस जैसे बहुत छोटे देश को इस कंपैरिजन में शामिल किया जाए तब क्या होगा? फिलीपींस इंडिया के कंपैरिजन में एक छोटा देश है। उसकी जीडीपी, इनहैबिटेंट्स और लैंड एरिया को मद्देनजर रखते हुए वहां पर 74% मोबाइल गेमर्स हैं, और फिर भी एवरेज प्लेयर्स जो कि मोबाइल गेम्स में पैसे खर्च करते हैं वो 35% से भी ज्यादा है, और इंडिया में तो बस 30% है। और ये एक फैक्ट है कि मोबाइल और AAA गेमिंग कंपनीज इंडिया की तुलना में फिलीपींस से ज्यादा रेवेन्यू कमाती है। और फिलिपिनो जो कि फिलीपींस की नेशनल लैंग्वेज है, उसमें आज तक गेम्स नहीं बने हैं। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि गेम्स को हिंदी में डब क्यों नहीं किया जाता है। इसे ब्रॉडली ट्रांसलेशन, लोकलाइजेशन और वॉइस एक्टिंग में क्लासिफाई किया जा सकता है। वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए मैं ट्रांसलेशन और लोकलाइजेशन को एक सेगमेंट में मर्ज कर रहा हूँ क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है। हम जानते हैं कि गेम डेवलपर्स को देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है। ये करता क्या है, ये स्क्रिप्ट हिंदी फाइल्स को ऐड करेगा और फिर हमें कुछ अमेजिंग हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत होगी, जिनमें से हमारे पास कुछ ग्रेट टैलेंट्स पहले से ही मौजूद है इस ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब गेम में जोड़े गए हर फीचर को जोड़ने के लिए रिसर्च और क्वालिटी चेक्स की जरूरत होती है, और इसका मतलब ये है कि यही चेक्स और रिसर्च ट्रांसलेशन में भी लगेंगे। अब ट्रांसलेशन में कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। एक होता है ट्रांसलेशन रेट या कॉस्ट, और फिर ट्रांसलेशन के अलग अलग तरीके हैं, जैसे ट्रांसलेशन ओनली, ट्रांसलेशन विद प्रूफ रीडिंग, ट्रांसलेशन विद एडिटिंग और ट्रांसलेशन विद ऑटोमेटेड क्वालिटी चेक्स और सॉफ्टवेयर जैसे कैट टूल का इस्तेमाल या कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल। ट्रांसलेशन और डबिंग के मुद्दे को गहराई में समझने की अपनी खोज में मैंने कुछ वेस्टर्न इंडी गेम डेवलपर से बात की, जैसे एंटैप स्टूडियो से, जिन्होंने फोरक्लोज गेम को डेवलप किया था। एंटैप स्टूडियो इटली मिलान में बेस्ड है और उनकी गेम फोरक्लोज के लिए इंटरफेस और सबटाइटल्स में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, जापानीज, पोर्तुगीज, रशियन और हाँ चाइनीज भाषाएं शामिल है। ट्रांसलेशन के फेज के दौरान डेवलपर्स को लोकलाइजेशन की स्कोप को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें कुछ टेक्निकल और कल्चरल चेंजेस को भी ऐड करना पड़ता है, जो काफी बार डायलॉग्स की एक्चुअल ट्रांसलेशन से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज में कुछ न कुछ कल्चरल डिफरेंसेस होती है, और ऐसा होने पर गेम की जो एक्चुअल कोड होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, ताकि सोर्स कोड और रीजनल टारगेट ऑडियंस के बीच की विजुअल डिफरेंसेस में एक बैलेंस बनाए रखने में आसानी हो। और सही मानिए ये काम कभी भी आसान नहीं होता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम माइनक्राफ्ट जैसे गेम का एग्जांपल ले सकते हैं। माइनक्राफ्ट अब तक का सबसे बेस्ट सेलिंग गेम है और 238 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज इसकी दुनिया भर में बेची गई है। माइनक्राफ्ट में सबटाइटल ऑप्शन के रूप में हिंदी भी एक ऑप्शन है, और अगर आप हिंदी सबटाइटल्स को इनेबल करते हैं तो आपको महसूस होगा कि ये इंग्लिश वॉइस ओवर से मेल नहीं खाते हैं, दे डोंट मैच, और ये परफेक्ट नहीं है। इसका रीजन ये है कि हिंदी ट्रांसलेशन गेम की सोर्स लैंग्वेज की कल्चरल और विजुअल एक्सप्लेनेशन को समझा नहीं पाएगी, और इसमें जोड़ने के लिए आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसलेशन को भी ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश से यूरोपियन लैंग्वेज की ट्रांसलेशन की रेट है 6 रुपए से 9 रुपए हर शब्द या वर्ड के लिए। एडिटिंग की कॉस्ट पड़ती है 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक हर वर्ड के लिए। तो अगर किसी गेम की सोर्स लैंग्वेज में 10,000 से भी ज्यादा वर्ड्स हैं तो आप इस ट्रांसलेशन कॉस्ट की अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन सस्ता भी नहीं है। और भले ही हम ट्रांसलेशन और लोकलाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सही करने में कामयाब भी हो जाए, पर फिर भी हमें वॉइस ओवर करने के लिए कुछ टैलेंट्स की जरूरत है, और हमारे इंडिया में वॉइस ओवर टैलेंट्स भरे पड़े हैं। लेकिन जो चिंता करने वाली बात है वो है इन वॉइस एक्टर्स को दिए जाने वाली सैलरी या फिर पेमेंट्स। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के एक स्टूडेंट रोहन चिरियन थॉमस ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया। उन्होंने मेंशन किया कि ज्यादातर इंडियन डबिंग आर्टिस्ट या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ना ही उनकी परफॉर्मेंस के लिए रिकॉग्निशन मिलता है, ना ही क्रेडिट्स मिलते हैं, एंड इवन फाइनेंशियल लॉसेस भी उठाने पड़ते हैं। जबकि जो डब की गई फिल्म या फिर सीरीज हैं वो बहुत पैसा कमाती है, बट उनका कोई शेयर वॉइस एक्टर्स को नहीं मिल पाता। वैसे मैं इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसको जाके रीड कर सकें। तो मैं इसी पॉइंट को डिस्कस करना चाहता था कि अगर फिल्मों और पॉपुलर कमर्शियल एड्स में वॉइस एक्टर्स की ये हालत है, तो हम सिर्फ ये इमेजिन ही कर सकते हैं कि वीडियो गेम्स के इन वॉइस एक्टर्स को क्या पेमेंट ऑफर की जाएगी। तो गाइस ये थे वो 5 रीजन जिनकी वजह से गेम्स जो है वो शायद हिंदी में डब नहीं किए जा रहे हैं। और इस स्क्रिप्ट का मैं पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ इमरान को, जिन्होंने इसके लिए पूरी रिसर्च करी है, स्क्रिप्ट लिखी है ये, एंड
बहुत ज्यादा डीप जाके इसके लिए कंटेंट ढूंढा है। आपका क्या ओपिनियन है कि आपको हमारी रीजनिंग सही लगती है नहीं, और हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे गेमिंग कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।